जोहार जय मूल निवासी थॉटकास्ट के 90वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज 90वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत की घटती आज़ादी के बारे में। दरअसल कल ही एक रिपोर्ट आई है जिस पर कई खबरें बनी। जो ब्राह्मण बनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनकी तरफ से उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक आध दूसरा चैनल छोड़कर अगर देखें तो बाकी किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल मामला ये है, रिपोर्ट ये है कि वॉशिंगटन की थिंक टैंक फ्रीडम हाउस इस नाम की एक संस्था है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी अंडर सीज। और इस रिपोर्ट में भारत को, जो भारत 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद देश हुआ था ऐसा माना जाता है, उस रिपोर्ट में, कल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब आंशिक रूप से आज़ाद देश बन गया है। ऐसा क्यों है, इसके कारण क्या है, रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है और इस आज़ादी के क्या मायने हैं बहुजन समाज के लिए, खासकर क्या क्या मायने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ MNTV के मुख्य संपादक कुमार काले सर हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और आपको उस रिपोर्ट के बारे में और रिपोर्ट के अलावा भी जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उन सभी पर बात करेंगे। कुमार काले सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। रिपोर्ट को लेकर पहले हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी अंडर सीज नाम की एक रिपोर्ट आई है। 70 साल हुए हैं भारत को आज़ाद हुए, और उस रिपोर्ट में कहा है कि ये भारत अभी मुक्त देश नहीं रहा, बल्कि वो माने पूर्ण रूप से मुक्त देश नहीं रहा, वो आंशिक रूप से मुक्त देश बन गया है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है और रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? ये रिपोर्ट अपने आप में एक सरकार की नीतियों का, या जिस तरीके से पिछले 6 सालों में एक लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का जो दमन किया जा रहा है उसका आईना दिखाने वाली ये रिपोर्ट है। उसके टाइटल में ही ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी अंडर सीज। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी तरीके से एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, ऑक्सफैम के साथ में उसको ये किया था, और उसमें उन्होंने टाइटल जो दिया था कि इनइक्वालिटी वायरस, जो कोरोना के पेंडेमिक पीरियड में कैसे असमानता बढ़ी, उसी अनुपात में जिस तरीके से भारत में ये जो सारी चीज़ें घट रही है, 2-3 घटनाओं को थोड़ा सा हम लोग अगर जोड़कर देखें तो ऑक्सफैम के बाद में कल परसों ही और एक रिपोर्ट आई कि भारत में अरबपतियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अंबानी दोबारा दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 8वें स्थान पर गए। 100 से ज़्यादा के अरबपति है, और इस कोरोना के पीरियड में भी उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की आज़ादी कम होती जा रही है, डेमोक्रेसी सीज होती जा रही है, लोगों के जो सिविल राइट्स है, सिविल लिबर्टीज जो है वो कम हो रही है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उसी देश में, जिस देश में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, उसी देश में पूंजीपति जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के अमीरों में जा रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र के विरोध वाली सारी बातें हैं। एक पूंजीवाद जो है, कैपिटलिज्म जो है, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको हम कहें, वो देश में लागू हो गया 6 सालों से। तो ये खुलकर बात है। अब ये जो वॉशिंगटन से ये जो रिपोर्ट आई थिंक टैंक की, फ्रीडम हाउस की तरफ से, ये हर साल ये लोगों के बारे में, खास तौर पर वो जो लोग हैं ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश या जो भी जहाँ भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अलग अलग तरीके से है, मगर वहाँ लोगों को जो उनके अधिकार दिए गए हो, उन अधिकारों को वो नापने का उन्होंने तरीका बनाया है। और वो केवल सरकार के मर्जी पर, या सरकार ने जो प्रोविज़न किए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उसके ऊपर उन्होंने इस बात को नहीं किया। तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखकर कि वो अधिकार इम्प्लीमेंट करते समय क्या परिस्थितियाँ होती है, जो लोगों को सिविल राइट्स मिले हैं क्या वो इम्प्लीमेंट करने लायक है क्या। अब रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की दुनिया के जो 100 आज़ाद देश है उसमें रैंकिंग 71 से घटकर 68 तक 67 और ओवरऑल जो 210 देशों में 211 देशों में उन्होंने किया था, तो वो 83 से घटकर 88 में आया। ये तो जाहिर है कि जिस तरीके से पिछले 6 सालों से सरकारें चल रही है, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही और सरकार अपने मर्जी से ये सारी बातें चला रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये सारी बातें सामने आई हैं। अब फ्रीडम हाउस ने अपना रिपोर्ट देते समय ये कहा कि भारत में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स है उसको बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा सीज किया जा रहा है, और इसको सीज करने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसमें सबसे ताकतवर हथियार जो है वो जो भी सरकार के विरोध में उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दो, सेडिशन के चार्ज लगा लो,
उसके बाद यूएपीए लगा दो, एनएसए लगा दो, या तो फिर उसको पकड़कर जेल में डालो और उसकी बाद में देखेंगे उसको क्या करना है। तो डंडा चलाने का काम हो रहा है। किसी भी तरीके से जो डिसेंट वॉइस है उसको दबाने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है और इसके लिए सारी चीज़ें अपनाई जा रही। छोटी सी छोटी बात हो, एक फेसबुक की कोई पोस्ट हो, ट्विटर का कोई मतलब एक मामूली ट्विटर हो, कोई भी चीज़ जो सरकार के विरोध में है, वो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार अपने खिलाफ में कोई आवाज़ सुनने के लिए राजी नहीं है। ये सारे मानवाधिकारों के हनन के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं और अब तो ये मीडिया की वजह से ग्लोबल न्यूज़ बन रही है और काफ़ी सारी चीज़ें उसके सामने आई हैं। एक किसी देश के आज़ादी नापने के लिए उन्होंने क्या मानक बनाए हैं? उन्होंने उसके लिए जो मानक अपनाए हैं बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से उन्होंने उन चीज़ों के लिए रखा है। ख़ास तौर पर उन्होंने उसको 2 हिस्सों में बांटा है। वो 2 हिस्से हैं। एक तो है पॉलिटिकल राइट्स, जो किसी भी लोगों को जो आज़ाद होते हैं तो उसके आज़ाद होने के क्या मापदंड है। तो सबसे पहला जो है उसके पास पॉलिटिकल राइट्स होते हैं और दूसरा जो उन्होंने मापदंड बनाया है वो है सिविल लिबर्टीज़। पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने 0 से लेके 40 तक का रैंक दिया है, उसको स्कोर दिया हुआ है और सिविल लिबर्टीज़ के लिए 60, ऐसा टोटल मिलाकर जो ये 100 का स्कोर बनता है। तो इसमें उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स में 3 चीज़ों को उन्होंने बेस बनाया है। वो है उसमें पहला जो है इलेक्टोरल प्रोसेस, कि उस देश में चुनाव करने की प्रक्रिया क्या है, चाहे किसी भी तरीके से चुनाव हो, पार्लियामेंट्री चुनाव हो, प्रेसिडेंशियल चुनाव हो, या जिस तरीके से फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उस तरीके से वह चुनाव करने की प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी पारदर्शी है, उसको लेकर है। फिर कोई भी समाज जो होता है वो समाज में एक हम लोग ये कहते हैं कि वो बहुसंख्यकवादी समाज होता है, उसमें विविधताएं होती है, तो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म वहाँ पर होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि हर समाज में डाइवर्सिटी होती है, कि विविधता होती है। क्योंकि कोई भी समाज जो है जितनी ज़्यादा विविधता को लेकर चलेगा तभी तो उसकी हम लोग ये कहते हैं कि उसकी समृद्धि बनेगी। तो दुनिया में हर देशों में एक बहुत बड़े पैमाने पर विविधताएं होती है। वो विविधताएं भाषा की होगी, वंश की होगी, कल्चर की होगी। तो हर देश में ये विविधता जो है वो होती है। उसी तरीके से राजनीतिक भी विविधताएं होती है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म भी है, और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से होता है, जो कॉमन आदमी जो है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। ये उन्होंने दूसरा मुद्दा बनाया। और तीसरा जो है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि लोग जब वोट कास्ट करते हैं तो लोगों की उम्मीद होती है कि जिन्होंने वोट कास्ट किया है तो सरकार बनेगी और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तो ये चीज़ है। अब उसमें जो पहला मुद्दा जो है इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो सरकार किस तरीके से चुनती है, क्या फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस की तरीके मतलब जिसको हम ये कहें जायज़ है, उसमें कोई मैनिपुलेशन की कोई संभावना है। फिर उन्होंने उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल जोड़े हैं कि एक सवाल है कि जहाँ वहाँ हर इक्वल मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल स्पेस मिलता है क्या। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट करके अगर कहें कि केवल मीडिया की बात हम लोग करें तो मीडिया में जितनी भी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी वहाँ पर है वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सेम स्पेस मिलता है, उनकी सारी खबरों को, उनके इलेक्शन कैंपेन को, या उनको इक्वल स्पेस मिलता है। अगर आप भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखोगे तो उसमें तो जो रीजनल पार्टियां या जो हम लोग ये कहे कि बैकवर्ड लोगों की जो पार्टियां हैं उनकी तो कहीं कोई बात नहीं होती। सिंगल एजेंडा जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का एक बनते हैं। और आज तो परिस्थिति ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां उन मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टियों के माउथपीस बनकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इलेक्शन के पीरियड में भी और इलेक्शन के बाद में भी कहीं भी उन्होंने किसी भी मतलब जो अल्टरनेटिव जो विकल्प होते हैं उसका कोई ये नहीं। भारत में 36 स्टेट है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल उठाकर देखो तो आपको मोदी और योगी के अलावा दूसरे किसी स्टेट की कोई खबर नहीं मिलेगी। नेशनल मीडिया में एक तो मोदी है या तो योगी है, इसके अलावा दूसरे किसी स्टेट की कोई खबर नहीं है। तो क्या यही 2 चीजें भारत में बचे? बाकी जो 35 स्टेट है उसको पैन इंडिया में कितना प्रोजेक्शन है मेन स्ट्रीम मीडिया में। वोटर्स लोगों की कोई बात नहीं होती, उनके इशू चर्चा में नहीं आए जाते। तो उन्होंने हर चीज को उनको बारीकी से उन्होंने उसमें कहा कि भाई जो इलेक्टोरल फोरम है वो क्या है। अब भारत के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो भारत में केवल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बची हुई है। हम लोग भारत में जैसे ये कहा गया कि लोकतंत्र है, तो हमारे पास लोकतंत्र को मानने का क्या आधार है? क्योंकि केवल चुनाव होते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। चुनाव के अलावा और हमारे पास लोकतंत्र का कहने का कौन सा मुद्दा बचा हुआ है कि इसको हम कहें कि लोकतंत्र है?
तो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी जो है, ये इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को ही हम लोग कहते हैं कि ये देश की असली लोकतंत्र है। ये तो है नहीं। चुनाव भारत में सबसे बड़ी नौटंकी बन चुका है और इस चुनाव की प्रक्रिया को किसी भी तरीके से फेयर नहीं रखा जाता। वो कभी भी जो संविधान में जो बातें कही गई है, जो स्टैंडर्ड कोड है, उसको वायलेट किया जाता। तो वो इलेक्ट्रल प्रोसेस को उन्होंने मैनिपुलेट किया है। फिर जो दूसरा उन्होंने जो मुद्दा हुआ कहा है कि पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जो है, तो यहाँ तो बाकी किसी की बात हो ही नहीं रही। एक टोटलिटरियन स्टेट जिसको हम कहते हैं कि जो बहुसंख्यांक वाला जो वर्ग है, जिसकी मेजॉरिटी है, उसी की बात थोपने की बात हो रही है, और जो माइनॉरिटीज़ है या जो दूसरा आइडियोलॉजी रखने वाला जो वर्ग है, उसकी किसी भी बात की नहीं सुनी जा रही। और तीसरा जो मुद्दा उन्होंने जो उसमें जोड़ा है कि वो है कि फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के साथ साथ जो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस है कैसे है। तो हमने तो देखा कि भारत में गवर्नेंस किस हाशिए पर आकर गिरा हुआ है। तो यहाँ तो सरकार है नहीं। मोदी जी ने गुजरात मॉडल के नाम पर या देश भर में जो उन्होंने जो बात कही है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट तो है नहीं और 100% गवर्नेंस का काम चल रहा है। सरकार हर चीज़ को सेंसर कर रही है। अब तो आईटी जो मतलब जो सोशल सेक्टर्स थे, उसको भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से उसको भी सरकार अपने नियंत्रण में लेने की बात कर रही है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है, मतलब जो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस जो है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है भारत में। किसी भी तरीके से स्टेट की कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही। तो इन्होंने इन चीज़ों को कहा कि उस फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके से जनता को अधिकार दिए जाते हैं, जनता उसमें कैसे अपनी हिस्सेदारी निभाती है और उसको किस तरीके से मौलिक अधिकार उसमें प्राप्त होते हैं, वो मुद्दा लिया। फिर उन्होंने सिविल लिबर्टीज के तौर पर जिन मुद्दों को लिया हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक मुद्दा उन्होंने लिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। लिबर्टीज में सबसे पहला ये मुद्दा उन्होंने लिया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। अब जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि आपके जो मौलिक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसकी गारंटी दी है, आर्टिकल 19 इसकी बहुत ज़्यादा पुरजोर वकालत करता है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिफाइन किया है कि आपका मौलिक अधिकार है। मगर सरकार इन्हीं मौलिक अधिकारों पर पाबंदी लगा रही। अगर आप सोशल मीडिया पर लिखते हो, अगर आप किसी भी तरीके से मीडिया पर कोई डिसेंट वॉइस लिखते हो, तो आपके ऊपर सेडिशन लगाया जाता है, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, आपको नक्सलाइट घोषित किया जाता है, आपको अर्बन नक्सलाइट घोषित किया जाता है, आपको आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो ये जो सारा मुद्दा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उन्होंने रोक के रखा हुआ है। फिर जो आपके बिलीफ है, तो इस बिलीफ के ऊपर भी पाबंदी लगी है। इस देश के माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक तरह से ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दे और वो एक बड़ी आइडेंटिटी जो है कबूल करे, राम का नाम ले ले और राम का नाम लेकर फिर वो बाकी सारे जो है वो कर रहा है। तो उन्हें केवल मुसलमान नहीं चाहिए, उन्हें राष्ट्रीय मुसलमान चाहिए, राष्ट्रवादी मुसलमान चाहिए। तो वो उस तरीके से उन्होंने सारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो दूसरी की मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनके सारे मान्यताओं को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरा उन्होंने उसमें मुद्दा लिया है कि एसोसिएशन बनाने का और उसमें ऑर्गेनाइजेशन राइट जो है, एसोसिएशन के और ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स क्या। तो वो भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे एसोसिएशंस को और उनके ऑर्गेनाइजेशन राइट्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अभी जो लेबर लॉज में जो बदलाव आया उसमें उन्होंने कहा कि हड़ताल भी नहीं कर सकते। दोनों तरीके से उसमें क्या है कि स्टेट और नॉन स्टेट, इसमें बड़ी बात क्या है कि आज केवल सरकार आपके अधिकारों को रोकने का काम नहीं कर रही है, तो सरकार के पैरेलल एक दूसरी बॉडी बन चुकी है, एक नॉन स्टेट फैक्टर्स जो है ये काम कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि सेल्फ पुलिसिंग, एक मॉरल पुलिसिंग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है जी। दंगाई हाथ में मतलब डंडा ले रहे और वो खुद ही सजा देने का काम कर रहे, खुद ही देशभक्त बने हुए, खुद ही लोगों को मॉरल पुलिसिंग करने का काम कर रहे। ये नहीं होना, वो नहीं, संस्कृति रक्षक के नाम पर यही लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। गोरक्षकों के काम में आपने देखे होंगे कि किस तरीके से वो हाथ में कानून लेकर सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये केवल स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, स्टेट से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो नॉन स्टेट फैक्टर जो है ये हो रहा है और डराया धमका कर ये सारी चीज़ें की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशंस को रोका जा रहा है, जो लोग ऑर्गेनाइज वे में अपने अधिकारों को बचाने का काम कर रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, नॉन स्टेट फैक्टर्स के द्वारा, और उनको एक तरीके से सप्रेस करके दबाकर उनके ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म किया जा रहा है। तो कोई भी संगठित विरोध या विद्रोह सरकार के विरोध में ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए वो कौन कौन से हथियारों का, जैसे आपने कहा कि सेडिशन के चार्जेस हैं, उसमें तीसरा जो मुद्दा है रूल ऑफ लॉ जी, जो सिविल लिबर्टीज में तीसरा जो मुद्दा है वो है रूल ऑफ लॉ। अब किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की व्यवस्था होती है और कानून का राज ही होना चाहिए।
मगर यहाँ भारत में कानून का राज जो है ये कब का खत्म कर दिया गया। यहाँ तो हम लोग खुलकर ये कहते हैं कि यहाँ तो मनु का राज लाने की बात हो रही है और खुलकर मनुस्मृति की बात चलाई जा रही, वर्ण और जाति के आधार पर सारा काम चल रहा है। तो रूल ऑफ लॉ का मामला तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। अब रूल ऑफ लॉ जो है वो केवल किताबों में सिमट चुका है, वो हकीकत में नहीं आ रहा। तो आपको जितने भी सिविल राइट्स दिए गए हैं उन सिविल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून का तो सहारा होता है। जिन कानूनों को आप मतलब जिन अधिकारों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको रोका जा रहा है। रोकने के बाद आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है। एट्रोसिटीज क्यों होती? जब हमको दिए हुए अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए लोग जाते हैं तो वो विशेष का अधिकार माना जाता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। यहाँ किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को अगर शादी करनी है, अगर उसको घोड़े पर बैठना है, घोड़ी पर बैठना है तो उसको हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि किसी की शादी है और उसको अगर अपनी बारात निकालनी है और बारात निकालकर उसको घोड़ी पर बैठना है, अपने खर्चे से घोड़ी पर बैठना है, तो भी उसको उस घोड़ी पर बैठने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है। राजस्थान में तो शेड्यूल कास्ट के लड़कों को मूछें रखी इस वजह से मारा गया, अपने घर में उसने घोड़ा पाला इस वजह से उसकी हत्या हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा लो कि रूल ऑफ लॉ कहाँ पर। ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, ट्राइबल लोगों के लिए वही हो रहा है, बैकवर्ड लोगों की विरोध में हो रहा है, फार्मर्स लोगों की विरोध में हो रहा है। तो रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ भारत में बची नहीं। और चौथा जो मुद्दा उन्होंने लिया हुआ है वो जो सिविल लिबर्टीज का एक मौलिक मुद्दा है वो है पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो आज आपको इंडिविजुअल राइट्स के लिए भी और पर्सनल ऑटोनॉमी के लिए भी रोका जा रहा है। ये चार तत्व उन्होंने लिए सिविल लिबर्टीज के लिए। इसके बहुत सारे सवाल उन्होंने बनाए। मैं तो कहता हूं कि हर जो पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी है उनको इन रिपोर्ट्स को बारीकी से पढ़ने चाहिए और इनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि आपके राइट्स क्या है और किस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो पता चलेगा कि क्या है। इस एजेंसी के द्वारा इन सारी चीज़ों के आधार पर इंडिपेंडेंटली सारी जानकारी ली गई। गवर्नमेंट एजेंसियों की रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने पैनल डिस्कशन किए, एक्सपर्ट्स की राय ली। और ऐसा नहीं है कि जो उनके सामने आया उसी को उन्होंने माना, स्वीकार किया। फैक्ट और फिगर के आधार पर बाकायदा उसके लिए बड़ी सीटिंगें हुई और उसके काउंटर सवाल खड़े किए गए और तथ्यों के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट बनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है। और अब वो जो है एक नीचे आ गया, जो पार्शली फ्री जो है, वैसे कहने के लिए पार्शली भी नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्योंकि आप बोलो तो आपके बोलने पर पाबंदी है, आपके घूमने पर पाबंदी है। बिल्कुल। तो सिविल राइट सारे सस्पेंड कर दिए गए भारत में। एक अगर हम लोग ये कहें कि भारत में एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी घोषित हो चुकी। तो क्या ये केवल, जैसे रिपोर्ट में भी कहा है कि मोदी राज मतलब बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में बनी है तब से ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रहा है, तो क्या कांग्रेस के समय में ये सब अच्छा था? भारत की आज़ादी जो है वो पूरी तरह से थी? देखिए, ये कांग्रेस के पीरियड में भी इसी तरीके से ये सारी बातें थी, मगर जिस तरीके से बीजेपी की सरकार के द्वारा खुलकर हम लोग ये कहते हैं कि एक जो बड़ा एजेंडा लेकर जो सारा चलाया जा रहा है, उस वजह से लोगों को ये लग रहा है कि नहीं पिछली सरकार अच्छी थी जी। क्योंकि लोग तुलना करते समय जो है अधिकारों से तुलना करने की बजाय जो है अपने पिछले जो व्यवहार है उससे सरकारों की तुलना करते। और हमारे यहाँ एक कहावत भी जिसको हम ये कहते हैं कि बहुत बार लोग तर्क ये देते हैं कि पत्थर से ईंट नरम होती है। जी। अब दोनों नुकसान करती है, मगर लोगों का एक अपने लिए मन की संतुष्टि के लिए एक उन्होंने रास्ता निकाला है कि पत्थर जो है ये ईंट से सख्त होता है और ईंट जो है पत्थर से नरम होती है। ये कांग्रेस के राज में भी ये होता रहा। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब और माइनॉरिटीज के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर ये एट्रोसिटीज का मामला था। 60,000 से ज्यादा के कम्युनल राइट्स कांग्रेस की पीरियड में हुए। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज जो है शेड्यूल कास्ट के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर कांग्रेस के राज में हुई। बस उसके समय में इसका ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं होता था या सोशल मीडिया उस समय जो है उतना ज्यादा लोगों के आसान नहीं था, साधनों की सीमित लोगों के पास में थी, इस वजह से उसकी चर्चाएं कम हुई। और आज बीजेपी के द्वारा ये अनुभव है 2000 मतलब 1990 में भी जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उस समय भी उन्होंने खुलकर प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा लागू किया था। बिल्कुल, उन्होंने, उनका पहला भी अनुभव है जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने खुलकर इसी तरीके से चलाया था। आज जब एक निरंकुश सत्ता उनके हाथ में है, तीसरी टर्म उनको मिली है, तो एक बड़ा हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से और ज़्यादा असीमित तरीके से उन चीज़ों को चलाने का काम हो रहा है।
सरकार असहमति की आवाज़ दबा रही है और इसी का नतीजा है कि ये रिपोर्ट सामने आई है जो उन्होंने बातें कही है। तो सरकार असहमति की आवाज़ या विरोधी आवाज़ जो है वो दबाने के लिए कौन से हथियारों का उपयोग करती है? अब लोकतंत्र की शुरुआत ही असहमति से होती है। जहां असहमति का अधिकार है, ना कहने का अधिकार है, इनकार का अधिकार है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि गुलामों के पास हाँ कहने के अलावा विकल्प नहीं होता। ना कहने का अधिकार आज़ादी का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार। तो भारत में डेमोक्रेसी के डी में डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग और डिसेंट भी शामिल है, मगर ये चारों को खत्म कर दिया गया। नहीं कोई डिबेट होता है, बगैर किसी डिबेट के, बगैर किसी डिस्कशन के एकाएक बिल रखा जा रहा है लोकसभा में, पास किया जा रहा है, राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस लाकर 7 दिन के अंदर ऑर्डिनेंस आता है, लागू होता है। अभी ये जो सोशल मीडिया के लिए भी जो सारा बिल आया, किसी को चर्चा हुई? आनंद फानंद में 25 फरवरी को हमारे मिनिस्टर आते और वो कह देते कि हमने ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए और ये 3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए। तो कहीं कोई डिबेट नहीं, कहीं कोई डायलॉग नहीं। अब अंदाजा लगा लो, ये जो सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है, ये कहते हैं कि हम लोग बड़े मैंडेट के साथ चुनकर आए, तो फिर उनको बात करने से डर क्यों लग रहा है? डिबेट डिस्कशन से क्यों डर लग रहा है? वो भाग क्यों रहे डिस्कशन से, वो भाग क्यों रहे डिबेट से? डायलॉग तक करने के लिए तैयार नहीं। चलो डिबेट नहीं कर रहे, डिस्कशन नहीं कर रहे, डायलॉग तो करो, कम से कम बात तो रखो, लोगों की सुनो। तो ये सुनने के लिए भी राजी नहीं है, अपनी भी बात सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने में भी सफल नहीं हो रहे। तो ये सारा जो है वो डिस्कशन, डिसेंट, ये सारा खत्म कर दिएगा। और अभी केवल एक बचा हुआ है डेमोक्रेसी के नाम पर, डी में से डिबेट, डिस्कशन, डेमोक्रेसी खत्म कर दिया और केवल ड्रामोक्रेसी है। ये केवल ड्रामा चल रहा है और नरेंद्र मोदी जो है ड्रामा मास्टर बनकर जो है, ये प्राइम मिनिस्टर कम है, ये ड्रामा मास्टर ज्यादा है और हर चीज का ड्रामा और इवेंट बनाकर हो रहा है। वो छोटी से छोटी चीज का भी इवेंट बनाता। अब असहमति की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथियार अपनाए। ये जो राजद्रोह का जो मामला है, ये तो अंग्रेजों की नीति से आया हुआ था और अंग्रेजों ने जो भी सरकार के विरोध में खड़ा होगा उसको डराने के लिए, उसको पकड़ने के लिए राजद्रोह का कानून बनाया था और उसकी सजा फांसी थी। और बहुत सारे हमारे ऐसे क्रांतिकारियों को इसके आधार पर ही तो उन्होंने किया। भगत सिंह के ऊपर जो मुकदमा चला वो राजद्रोह का था। आज सरकार जो है ये राजद्रोह का, सेडिशन के चार्ज का खुलकर उपयोग कर रही है। पिछले 8 सालों में 2012 से लेकर 2020 तक लगभग 10,900 के करीब, हमारे पास जो करंट आंकड़ा जो है ये 10,938 के मतलब लोगों को सेडिशन के चार्जेस के ऊपर जो है बुक किया गया। इतने बड़े पैमाने पर जो है सरकार के द्वारा सेडिशन के चार्जेस लगाए गए और लगभग 816 केसेस बने। अब उसमें भी आप देखोगे तो कांग्रेस के पीरियड में या बीजेपी के पीरियड में जो अंतर है ये है कि कांग्रेस जो है उस मामले को ठंडा करके खत्म करती थी जी, उसकी चर्चा तक होने नहीं देती थी, बड़े मासूमी के साथ उसको दबाने का काम करती थी। बीजेपी ने दूसरा तरीका अपनाया कि खुलकर डंडा चला। अब करंट के मामले ले लीजिए कि फार्मर आंदोलन चल रहा है, फार्मर एजिटेशन हो रहा है। इस फार्मर एजिटेशन को लीड करने वाले 6 से ज्यादा लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस है। पिछले साल दिसंबर महीने में मतलब 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद में जब सीएए लाया गया तो सीएए के विरोध में भी लोगों ने आंदोलन चलाए और जो एंटी सीएए मूवमेंट चली उसमें भी लगभग 25 से ज्यादा केसेस जो है ये उसके ऊपर बने, सेडिशन के बने। अब हाथरस में कांड हुआ, सरकार खुद ये कहती कि ये गलत घटना है, प्रधानमंत्री और ये सारे लोग ये कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत तो बेटियों का देश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा कहने वाले, नारा लगाने वाले लोग। और जब एक लड़की के ऊपर, शेड्यूल कास्ट की लड़की के ऊपर अत्याचार होता है, पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से उसको रात में पेट्रोल डालकर जलाती है, लोगों का गुस्सा फूटता है, लोग आंदोलन करते हैं। तो उस एक बेटी को इंसाफ देने के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें भी 22 से ज्यादा लोगों के ऊपर जो है ये केसेस बनाए गए। मतलब किसानों के ऊपर भी हुए, जो एंटी सीए के लिए एजिटेशन हुआ उसके लिए भी हुए, और हाथरस में भी जो घटनाएं हुई उसके लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट की भी है, बैकवर्ड भी है, ओबीसी के लोग भी है, मुस्लिम भी है। तो जो भी सरकार के विरोध में खड़ा होगा इसके लिए। अब सेडिशन के बाद दूसरा जो मुद्दा है वो एनएसए का है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है। राजस्थान में या कर्नाटक मतलब आंध्र प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहले कांग्रेस की सरकार थी जी। अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। और कमलनाथ सरकार के द्वारा भी कांग्रेस के पीरियड में भी गोकशी के लिए 3 लोगों पर कमलनाथ सरकार ने एनएसए लगाया था।
तो ये एनएसए का खुलकर उपयोग जो है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी के स्टेट में ये ज़्यादा हुआ और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एनएसए के ऊपर इस्तेमाल करके लोगों को उसमें अरेस्ट करवाया। आपको याद होगा कि डॉक्टर कफील खान के ऊपर भी एनएसए लगाया गया था। और इसमें एनएसए के जो केसेस है 2017 में 501 उसके लोगों को पकड़ा गया एनएसए के नाम पर, 2018 में 697 और 2019 में 489, तो लगभग 1687 लोगों को एनएसए के चार्जेस के ऊपर पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में 2019 में 139 लोगों को एनएसए के नाम पर अरेस्ट किया गया, बुक किया गया। उसमें से 76 केवल गोकशी के लिए। अब गाय के ट्रैफिकिंग के लिए या गाय की हत्या के नाम पर या गाय को इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इसके लिए एनएसए लगाया जा रहा है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी और गाय की सिक्योरिटी का क्या ये बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। कौन सा नेशनल को थ्रेट पैदा, कौन सी नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल थ्रेट उससे डिवाइड हो रहा था? वही हम अर्नब गोस्वामी के मामले में देखें तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते कि एक दिन लिए भी उसके जो सिविल राइट्स है आप ये छीन नहीं सकते। एक दिन भी बहुत बराबर, हजारों दिनों के लिए या जितना ज़्यादा समय उसके लिए बराबर है। उसके बाद यूएपीए जो है सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया 2000, मतलब हम लोग अगर उसका आंकड़ा निकाले तो पिछले कई सालों से यूएपीए का खुलकर इस्तेमाल किया गया और 5,922 लोगों को यूएपीए के नाम पर बुक किया गया। सरकार तरह तरह के सेक्शंस लगा रही है, पुलिस के द्वारा लगाती है, मगर जब मामला कोर्ट में जाता है, चाहे एनएसए का मामला हो, चाहे सेडिशन का हो, चाहे यूएपीए का हो, जब वो कोर्ट में जाता है तो साबित तो करना पड़ता है। जब कन्विक्शन की बारी आती है तो जिन 5,922 लोगों को यूएपीए के नाम पर अरेस्ट किया गया, बुक किया गया, मगर कन्विक्शन का जो रेट है वो 2% भी नहीं है। लगभग 6,000 लोगों में से केवल 132 लोगों के ऊपर ही ये मामला साबित हो सका। इसका मतलब जो है लगभग उसमें से 98% लोगों के ऊपर फेक चार्जेस लगाए गए और उनको डराया धमकाया गया, अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया। तो सरकार इस तरीके से ये काम कर रही। अब इससे भी आगे चौथा एक तरीका सरकार के द्वारा अपनाया गया है, वो उससे भी ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि ये आंकड़े अगर हम उठाकर देखें तो कुल मिलाकर ये लगभग जो है 20,000 लोगों के करीब जाएगा। मगर इससे भी बड़ा लार्जर स्केल पर उसका इफेक्ट डालने वाला जो है वो है कि सरकार इन सारी चीज़ों के अलावा जो चौथा तरीका अपना रही है वो है कि इंटरनेट शटडाउन करना। बिल्कुल। अब इंटरनेट भारत में जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक ज़रूरत बन चुकी है और करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार ही ये कहती है कि 55 से 60 करोड़ लोग इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब सरकार जो है किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए उसका प्रचार ना हो, उसकी बात लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए तरीका अपना रही है। इसके लिए सबसे बड़ा तरीका सरकार ने क्या अपनाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो जो एस्टेब्लिश मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम ब्राह्मण बनिया मीडिया कहते हैं, वो तो किसी भी तरीके से सरकार विरोधी किसी भी आंदोलन की या किसी भी बात को चलाती नहीं। तो लोगों के पास एकमात्र तरीका है कि अपनी बात जैसे के तैसे लोगों तक पहुंचाए, वो है सोशल मीडिया, और उसके लिए लोगों को इंटरनेट की जरूरत है। तो उस इंटरनेट के एक्सेस को सरकार ने कंट्रोल किया। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहती है कि इंटरनेट का जो एक्सेस है ये मतलब जो है वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो इंटरनेट का जो एक्सेस है ये फंडामेंटल राइट है, उसके बावजूद भी सरकार जो है ये लगातार इंटरनेट को सस्पेंड करने का काम करती रही और लगातार मतलब 2012 से लेकर 2020 तक 8 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाले देशों में भारत पहुंच गया। आंकड़े ये कहते हैं टॉप पर है। आंकड़े ये कहते हैं कि इन 8 सालों में मतलब बीजेपी के 6 साल और कांग्रेस के 2 साल, 2012-13 का हम लोग अगर पकड़ कर चले तो वो 2 साल कांग्रेस का पीरियड और ये जो 6-7 साल जो बीजेपी अभी चला रही है, इन 8 सालों में 510 बार इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। अब इसमें से 510 में से केवल 8 बार कांग्रेस के राज में, यूपीए के राज में इंटरनेट को सस्पेंड किया गया था और 502 बार 6 सालों में मोदी सरकार के द्वारा इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। हमने परसों भी बात की थी कि कश्मीर में लगातार 552 दिन तक, लगभग 1.5 साल तक इंटरनेट बंद था। और सरकार जो है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कहती है, डिजिटल इंडिया की बात कहती है। ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये शटडाउन इंडिया है। आपका इंटरनेट एक्सेस बंद किया जा रहा है। कहीं भी कोई राइट्स हो जाए तो सरकार पहले काम कर रही है कि इंटरनेट को बंद कर रही है।
चलो राइट्स के मामले में आप ये कर रहे हो, समझदारी वाली बात है, ये करना भी चाहिए। राइट्स के मामले को हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार उस मामले में सही कदम उठाती है, मगर जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे और अपने आंदोलन की बात देश और दुनिया के लोगों को पहुंचाने के लिए उनके पास एक ही तरीका है, वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार ने क्या किया? उनके आंदोलन को दबाने के लिए, उसकी बात लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ का इंटरनेट एक्सेस तोड़ दिया। जो ऑर्गेनाइजेशन के पेज चलते थे फार्मर आंदोलन को लोगों को समझाने के लिए, उसको सस्पेंड किया गया। ट्विटर हैंडल्स को, जो उनके आंदोलन के समर्थन में जो थे, उसको उन्होंने ट्विटर पर दबाव किया कि आप उस हैंडल को ये करो। 26 जनवरी के जो घटना हुई, उसको डिफेम करने वाले जो बातें थी, उसको तो खुलकर चलाया गया, मगर किसान जब अपनी बात रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, तो उनकी बातों को पहुंचाने नहीं दिया। तो किसान आंदोलन के साथ में भी यही हुआ। एंटी सीए जो मूवमेंट चला, उसके बारे में भी यही हुआ। दिल्ली में 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, दिल्ली में फसाद होते रहे, उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से सरकार का रोल मीडिया को लेकर बायस रहा। तो खुलकर इंटरनेट को भी सरकार जो है सस्पेंड करती रही और उसके माध्यम से लोगों की आवाज को दबाती रही। अब इंटरनेट बंद करने का और अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने का अधिकार सरकार को किसने दिया? बिल्कुल। आप ये कहते हो कि आपके पास मैंडेट है, आप डेमोक्रेसी चला रहे हो, तो आपको सुनना होगा लोगों का। तब तो ज्यादा जिम्मेदारी बनते हैं कि लोगों की सुने। आप मन की बात रेडियो से कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा सैकड़ों करोड़ खर्चा करके लोगों को आपकी बात सुना रहे हो, तो जनता की बात भी तो सुननी चाहिए। जनता कब बात करेगी? लोगों के मुद्दे कब आप सुनोगे? आप केवल अपनी ही बात लोगों तक पहुंचाओगे, ये तो डेमोक्रेसी है नहीं, ये तो हिपोक्रेसी वाली बात है। और सरकार जो है हिपोक्रेट की तरह इसको चला रही है, तो ये सरकार के द्वारा किया गया। अब 1 घंटा भी अगर इंटरनेट बंद रहता है तो ऑन एन एवरेज 2 करोड़ का नुकसान होता है। तो पिछले ये जो 8 सालों में लगभग 20,400 करोड़ का नुकसान इंटरनेट बंद करने की वजह से नुकसान हुआ। इकोनॉमी गई, एजुकेशन गए, लोगों के सिविल राइट्स सस्पेंड हुए, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। कश्मीर की जो पूरी इंडस्ट्री जो चलती थी, या जो टूरिज्म है, या जो बिजनेस है, तो आज जो सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। अगर इंटरनेट सस्पेंड हो गया तो उसका असर केवल उस एरिया के आंदोलनकर्ताओं पर नहीं होता, उनकी रोजी रोटी पर होता है, उनकी सारी जिंदगी पर होता है। बिल्कुल। आज जब पेंडेमिक पीरियड है और सबसे ज्यादा मेडिकल एक्सेस की जरूरत है, रिमोट एरिया से कोई आदमी अपनी बात कहाँ लोगों तक पहुंचा पाएगा? उस पीरियड में भी सरकार ने इंटरनेट को सस्पेंड रखा। ये जो है, ये जो रिपोर्ट आई, उस फ्रीडम रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को देखा कि सरकार जो है राजद्रोह का मामला, सेडिशन हो, यूएपीए हो, एनएसए हो और इंटरनेट, ये सारी सिविल राइट्स को, सिविल लिबर्टीज को खत्म करने वाली बात। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि ये हो रहा है सेडिशन, और जो सरकार विरोधी आवाज़ है, समिति की जो आवाज़ है, उसको दबाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उग्र हिंदुत्व जिसे कहा जाता है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए सरकार उदासीन है या उन पर कार्रवाई नहीं होती। अगर उदाहरण दिया जाए तो कपिल मिश्रा का उदाहरण है, अनुराग ठाकुर का उदाहरण है, और तमाम ऐसे बयान बीजेपी के नेताओं के द्वारा होते हैं जो भड़काने वाले होते हैं, जिससे दंगे फैल सकते हैं या किसी की भावनाओं को आहत करने वाले होते हैं। तो उनकी तरफ सरकार का एक अलग रवैया होता है। उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? ये जो बात आपने कही कि सरकार उदासीन है, ये उदासीन कम है, सरकार उसमें शामिल है जी, बिल्कुल। क्योंकि ये सरकार के समर्थन से सारे राइट्स हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो या ये जो भड़काऊ बयान जो है कपिल मिश्रा के द्वारा हो, अनुराग ठाकुर के द्वारा हो, ये सारे बयान जो है वो सरकार के इशारे पर ही हो रही है। और जो आरएसएस वाले जो सारा जो हम लोग ये कहते हैं कि ये मिलकर इन सारी चीज़ों को चला है। इसलिए ये जो उग्र हिंदुत्ववाद जो है, इस उग्र हिंदुत्ववाद को सरकार का समर्थन है और सरकार के ही इशारों पर वो सारी चीज़ें चल रही है। मेरठ में जब एंटी सीए आंदोलन चल रहा था तो वहाँ का जो सीनियर एसएसपी था वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा में ये बोलते हुए पकड़ा गया कि गो बैक टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान। मेरठ जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया रहा है और उसके पड़ोस में ही चुनाव के पहले बहुत बड़े राइट्स हुए थे। मुजफ्फरपुर में आपने देखा होगा वो कितना बड़ा मामला वहाँ पर खड़ा हुआ था जी। वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में मेरठ है। आपको याद होगा कि दादरी में मोहम्मद अखलाक की जो हत्या हुई थी वो भी उसी एरिया से है। उस एरिया का पुलिस डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर, डिपार्टमेंट का वहाँ का हेड जो है, एक कैमरा में ये बोलते हुए पकड़ा गया, जो आंदोलन चला रहे थे सीए के विरोध में,
उनको ये कहता है कि गो टू पाकिस्तान। अभी कल बिहार में एक खबर हमको पढ़ने को मिली कि वहां का एक सीनियर ऑफिसर जो है, एक आईपीएस ऑफिसर, ये कहता है कि मतलब नीतीश कुमार सरकार को सवर्णों के लिए भी एक कल्याण वेलफेयर मिनिस्ट्री जैसे होता है, जैसे एससी के लिए, एसटी ब्राह्मण के लिए, तो ब्राह्मणों के लिए भी जो है एक बोर्ड बनाना चाहिए। एक इन सर्विस ऑफिसर जो है ये ब्राह्मणों का, ये कहता है कि नहीं, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए सरकार को बनाना चाहिए। ये पूरे ब्राह्मण जो है खुलकर अपने अधिकारों की बात करने के लिए आ रहे। चलो अधिकारों की बात कह रहे, मगर उसी साथ में वो जो दूसरा मुद्दा जो आप कह रहे हो कि उसके विरोध में भी ये कर रहे। सीए के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, उसके आंदोलन में अगर ये कोई सिविल सर्विस वाला आदमी ये कहता है कि गो टू पाकिस्तान, ये तो आरएसएस की बोली है। ये तो हिंदुत्व की जो उग्र हिंदुत्व वाली जो बीजेपी राजनीति करती है उसकी बोली है। मेट्रो मैन के नाम पर जिसको प्रोजेक्ट किया गया, वो ये कहता कि केरला में बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, और उसके लिए वो काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले हमको खबर मिलती है कि रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जो है बीजेपी ज्वाइन कर रही है। केरला के दो रिटायर्ड जज जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने की बात कह रहे हैं। सिविल सर्विसेज के लोग जा रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर जा रहे हैं। ये क्या ट्रेंड है? ये देश के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के ही सीजीआई जब जा रहे हैं तो हाईकोर्ट का जज तो जाएगा ही जाएगा। चाचा देखेगा तो भतीजा तो जाएगा ही जाएगा। अब ये जो बात आपने कही कि उग्र हिंदुत्ववाद का जो मुद्दा है, ये जो चलाया जा रहा है, ये चलाने के पीछे दूसरा महत्वपूर्ण मकसद ये है कि देश में जो एक स्वतंत्रता का सामाजिक आंदोलन जो चल रहा है, आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस समता के आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को दबाने के लिए उग्र हिंदुत्व का नारा लगाया जा रहा है। एक कोई राम की जय करने के लिए या हिंदुत्व का विकास करने के लिए नहीं है, तो उसका असली निशाना जो है इस देश में जो एक समता मूलक आंदोलन चल रहा है, समानता के लिए, समता के लिए, ये जो एक आंदोलन चलाया जा रहा है, सामाजिक आंदोलन जो चल रहा है, उस सामाजिक आंदोलन को दबाने के लिए सारी चीजें हो रही। ये जो सारा सेडिशन का मामला हो, यूएपीए एनएसए है, इसके पीछे मूल जो सोच है वो ये है कि जो आंदोलन सरकार के विरोध में खड़ा हो रहा है, उस ऑर्गेनाइज मूवमेंट को, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे जो केसेस ऐसे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर सरकार ने केसेस बनाए हुए, और सरकार जो है इंडिविजुअल मूवमेंट को जो चला रही है, कोई इंडिपेंडेंट कोई कर रहा है तो उसको आसानी से क्रश करने का काम कर रही है सेडिशन के द्वारा, एनएसए लगाकर बहुत सारे ऐसे मामले में। मगर समाज में एक समांतर बहुत बड़ा एक सामाजिक आंदोलन खड़ा हो रहा है, और उस आंदोलन को निशाना बनाने के लिए उग्र हिंदुत्ववाद का नारा लगाया जा रहा है, ताकि उसके आवाज में या उस उग्र हिंदुत्ववाद के नारे में इस सामाजिक आंदोलन को दबाया जाए। इसके लिए ये सारी साजिशें हो रही। लेकिन अभी भारत में संविधान लागू है, 70 साल हो गए हैं, संसद है, न्यायपालिका है, इसके बावजूद भी, और ये सारी संस्थाएं जो है वो संविधान की रक्षा में, या संविधान ने जनता को जो मौलिक अधिकार दिए हैं, डिसेंट का अधिकार दिया है, अपनी बात रखने का जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों की रक्षा के लिए ये सारी संस्थाएं काम करती है। संविधान ने इनकी ये जिम्मेदारी लगाई है। ये होते हुए भी, ये सारी संस्थाएं होते हुए भी जो रिपोर्ट अभी सामने आई है कि भारत की नागरिकों की जो आज़ादी है वो अभी पार्शली हो गई है, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये संस्थाएं पूरी तरह से जैसे कहा जाता है कि यूजलेस हो गई है? यूजलेस की जगह हम ये कह सकते हैं कि ये फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट या जो पार्लियामेंट है या जो सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये योजना बनाकर इसको प्रभावहीन किया गया है। अब इसको दूसरा एक हम नाम दे सकते हैं कि इन सारी संस्थाओं के ऊपर एक अनियंत्रित नियंत्रण जो है शासक वर्ग का बना है जी। एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने एक बात कही है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट। तो आज भारत में ब्राह्मणों का एकाधिकार बना हुआ है, और इसी एकाधिकार की वजह से ये निरंकुशता पैदा हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या जो भी सारा सिस्टम है, मीडिया पर, पार्लियामेंट में जितनी भी सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसके ऊपर एक जाति का वर्चस्ववाद पैदा हुआ। अब इस वजह से क्या हुआ है कि किसी तरीके से कोई दूसरा वहां पर मामला उन्होंने बनने नहीं दिया, तो ये एकाधिकार वाला मामला खड़ा हो गया, और इसी एकाधिकार की वजह से उन संस्थाओं का कोई काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये फंडामेंटल राइट है,
एक्सेस टू इंटरनेट ये फ्रीडम का मतलब मौलिक अधिकार, उसके बावजूद भी सरकार कैंसिल कर रही है, सस्पेंड कर रही है। अभी फारूक अब्दुल्ला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात को कहा कि असहमति जो है ये सरकार के विरोध में नहीं है, मतलब सरकार के विरोध में असहमति होना ये राजद्रोह नहीं है। तो सरकार के विरोध में असहमति रखना ये राजद्रोह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। फिर इतने सारे केसेस जो है ये लगाए जा रहे। अब जो बात सुप्रीम कोर्ट कहती है क्या सरकार को पता नहीं है? ये जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये बात क्या सरकार को पता नहीं है? संविधान में तो सारी बातें कही है, उसके बावजूद भी सरकार इसको लागू कर रही है। विरोधी पक्ष जो वहां पर बैठा हुआ है, विपक्ष के नाम की कोई चीज है ही नहीं। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी का एक ही एजेंडा है और बाकी सारी संस्थाओं को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसमें जो एक बात उन्होंने कही कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होने चाहिए। भारत में इतना ज़्यादा चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, ईवीएम के द्वारा ये सारा हो रहा है, खुलकर सारे ईवीएम के विरोध में सबूत है। सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट और ये सारे लोग जो है चुनाव आयोग को बचाने का काम कर रहे। जिस जज ने ईवीएम के द्वारा साफ सुथरा चुनाव नहीं हो सकता ये कहा, वही जज 5 साल के बाद ये कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वही जज बाद में बीजेपी ज्वाइन करता है। तो संस्थाएं जो है वो तो है, मगर वो किस तरीके से काम कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, तरह तरह की लोकतांत्रिक संस्थाएं जो आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनी है, उन सारी संस्थाओं पर एकाधिकार बनाया गया। एग्जीक्यूटिव पर 79% से ज्यादा अपर कास्ट लोगों का कब्जा है। ये तो नहीं होना चाहिए। जुडिशरी पर 100% कब्जा हो गया। अब जुडिशरी पर कॉलेजियम के द्वारा अगर जज चुनते जाते होंगे तो किस तरीके से वहां पर आप लोग कहोगे कि भाई आपका मामला वहां बने? तो ये जो आपको दिए हुए अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिनकी संस्थाओं की जिम्मेदारी लगाई है, वही संस्थाएं अगर नियंत्रित हो गई तो फिर कहां से सिविल राइट्स आएंगे, सिविल लिबर्टीज आएगी? असल में क्या है कि कोई भी डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल हम लोग कहते हैं कि जो माइनॉरिटी होता है, जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, वो कभी भी लोकतंत्र में शासक नहीं होता जी। अब भारत में यही है, 3-3.5% ब्राह्मण जो है वो लोकतंत्र में शासक बना हुआ है। अब ये जो अल्पतंत्र वर्ग जो है या जो अल्पसंख्य लोग है, ये बहुसंख्य लोगों की आज़ादी को खत्म किए बगैर शासक नहीं हो सकते। अगर बहुसंख्य लोगों को सारे सिविल राइट्स दे दिए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए, आपको सारे अधिकार दिए और उसके बाद वो शासक बने, ये होने वाला? अपने संख्या के बलबूते पर ब्राह्मण पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। अपने संख्या के बलबूते पर ब्राह्मण जो है वो पंचायत मेंबर भी नहीं बन सकता। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की संख्या 1.5% से ज्यादा नहीं, 1.5-2%। अब 1.5-2% की संख्या के आधार पर वो किसी ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं बन सकता, मगर वो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। केवल बनता नहीं है, प्रधानमंत्री बनाने लायक बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण है नहीं, मगर उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम तो ब्राह्मणों ने किया, मोहन भागवत आरएसएस ने किया। राष्ट्रपति बनाने लायक वो है। तो सारी की सारी जो राष्ट्रीय पार्टियां है वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। अब 3% ब्राह्मण जो है वो 6 राष्ट्रीय पार्टियां चला रहे हो, कैसे चला रहे? संवैधानिक तरीके से चला पाएंगे? वो नहीं। इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि बहुसंख्य लोगों के सारे मौलिक अधिकारों को खत्म किए बगैर वो शासक नहीं बन सकते, क्योंकि अल्पसंख्यक लोगों के पास में दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि वो अल्पसंख्यक है और कभी भी बहुसंख्य लोग जो है हमारे विरोध में आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं और वो अपने अधिकार हासिल कर सकते, इसलिए उनको लगातार उनके अधिकारों से वंचित करने का काम जो है वो करते रहे। ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि पार्शली फ्री है। ये रिपोर्ट अगर वो लोग भारत की जाति व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाते और जाति के आधार पर इसका विश्लेषण करते तो ये कहते कि पार्शली नहीं है, पूरी तरह से आज़ादी खत्म हो गई। क्योंकि आज़ाद किसको कहा जा सकता है कि जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार। आज़ाद उसको कहा जा सकता है कि जो अपने भविष्य के फैसले कर सकता हो। यहाँ तो हमारे एमपी एमएलए जो SC ST के गए हुए हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जो SC ST के इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको बोलने का अधिकार है। संसद में उन्होंने अपने लिए कोई बात कही, ऐसा कोई है नहीं। तो हमारे इलेक्टेड डेमोक्रेसी में जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर गुलाम बनाकर रखे होंगे तो हमारे समाज की क्या हालत होगी? बिल्कुल।
इसलिए ये सारा जो मामला जो आपने कहा कि इतने सारी संस्थाएं होने के बाद में भी फेल क्यों है, ये संस्थाएं फेल कर दी गई है और एकाधिकार ब्राह्मणों का बनाया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया में अपनी जो उनको डॉक्टरेट दी गई थी तो उस समय उनके सम्मान में कार्यक्रम किया गया था और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा स्पीच भी हुआ था जो वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो से टेलीकास्ट भी किया गया था। तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकते। लोकतंत्र रहेगा तो लोगों के अधिकार रहेंगे। आज लोगों के अधिकार खत्म हो रहे हैं। अभी चलो दुनिया भर के लोगों ने भी इस बात को माना, हम तो कहते थे, हम चर्चा भी करते थे, मगर आज दुनिया के लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई पार्शली है, पार्शली खत्म हो गए। इसका मतलब इस रिपोर्ट का दूसरा एक अर्थ है कि पार्शली फ्री है, इसका मतलब दूसरा है कि पार्शली आजाद भी हो, मतलब गुलाम भी हो गए। तो ये तो दुनिया ने भी माना कि ये गुलाम है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये उस समय ये बात कही थी कि लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकते और अगर ये ज़्यादा चलता रहा तो एक समय आएगा कि ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र को निगल देगा, उसकी हत्या कर देगा। आज यही हो रहा है और ये सबूतों के साथ में ये सब सारी सामने चीज़ें सामने आई है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला अभी सामने आया है कि भारत के लोग, जैसा काले सर ने कहा कि पार्शली आज़ाद है ऐसा रिपोर्ट कह रहा है, लेकिन जाति व्यवस्था को अगर ध्यान में रखकर अगर ये रिपोर्ट बनती है तो ये पूरी तरह से भारत गुलाम है। 70 साल पहले अन्नाभाऊ साठे इन्होंने कहा था कि ये आज़ादी झूठी है और ये बात हर वक्त जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तब ये सामने बात आती है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की कि भारत किस प्रकार से गुलाम राष्ट्र बनाया दिया है और लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तंत्र इस पर भारत पर हावी कर दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। इसके अलावा आपके अगर सुझाव है तो सुझाव भी हमें बताइए, उन सुझावों पर अमल करने का हम कोशिश करेंगे। और जहाँ तक इस विषय की बात है, इसके अलावा भी आपको अगर ऐसा लगता है कि अन्य किसी विषय पर MNTV ने इस थॉटकास्ट में चर्चा करनी चाहिए तो विषय भी आप हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।